नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट। आज है हमारा टेस्ट का 20वां दिन। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के कुछ बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर हम भारत के प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले 75 दिन तक हम जेल, प्रहरी और कांस्टेबल के लिए हम लगातार आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों वादा है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है। टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त करी थी? सबसे पहले कौन सा मौर्य शासक था जिसने दक्कन में विजय प्राप्त करी थी? तो दोस्तों दक्कन में विजय प्राप्त करने वाला पहला मौर्य शासक था बिंदुसार। बिंदुसार आप जानते ही हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, है ना, और लगभग 298 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने पिता के राज्य का दक्षिण भारत में भी विस्तार किया। तो इसका सही आंसर क्या है? बिंदुसार। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए नाम वर्तमान में तो अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जिसमें आर्थिक नीतियों का उल्लेख होता है, परंतु चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीति, कूटनीति, कर नीति, है ना, इन सब से संबंधित चीजों के ऊपर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में हम पटना शहर के नाम से जानते हैं, गंगा और सोन नदियों के संगम पर इस शहर की स्थापना की गई है। सर्वप्रथम उदयन, उदयन जो है ये हर्यक वंश का शासक था। उदय कौन सा वंश का शासक था? हर्यक वंश। उदयन के पिता अजातशत्रु, अजातशत्रु का पिता बिंबिसार, है ना। बिंबिसार जो है ये मगध का पहला शक्तिशाली सम्राट था। इसी उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसे मगध की नई राजधानी बनाया था। उससे पहले मगध की जो राजधानी है वो राजगिर हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठता है। 298 ईसा पूर्व से लगभग 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बिंदुसार रहता है और 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर कौन रहता है? अशोक रहता है। ये सभी मौर्य वंश के शासक थे, परंतु इसमें जो सही नहीं है वो कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? देखिए मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला जो है दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में एक शहर है पेशावर। पेशावर पाकिस्तान में वर्तमान में क्या स्थित है? तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? दोस्तों जब जब चंद्रगुप्त का नाम आएगा चाणक्य के नाम को भुलाया नहीं जा सकता, चाणक्य के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। चाणक्य जो कि एक महान शिक्षक थे, तक्षशिला में आचार्य थे। धनानंद द्वारा उनका अपमान किया गया था और धनानंद को ही गद्दी से हटाने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। तो चाणक्य जो है वो जो है उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? देखिए बिंदुसार के 100 से अधिक पुत्र थे, 101 पुत्र थे। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुशीम को राज्यपाल बनाया था तक्षशिला का, परंतु तक्षशिला के लोगों ने जब विद्रोह कर दिया तो सुशीम तक्षशिला छोड़कर भाग गया और तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे अशोक को भेजा था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? देखिए गुप्त, मौर्य, कण्व और कुषाण। गुप्तों का टाइम पीरियड आप देखो तो ये है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। मौर्य काल है 322 ईसा पूर्व से
लगभग 185 ईसा पूर्व। कण्व राजवंश जो है 75 ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग 28 ईसा पूर्व तक चलता है। कुषाण राजवंश जो है ये लगभग शुरू होते हैं भारत में 50 ईस्वी के आसपास, ठीक है, और लगभग 150 ईस्वी तक चलते हैं। तो इनमें देखो आप, सबसे पुराना राजवंश कौन सा हो रहा है? मौर्य राजवंश सबसे पुराना हो रहा है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग युद्ध में उसने इतना भारी रक्तपात और नुकसान देखा कि अशोक के मन में वैराग्य की भावना, मतलब ये भावना जागी कि यार इतना खून खराबा मैंने क्यों किया। उसी के बाद वो धर्म की शरण में गया शांति प्राप्त करने के लिए। बौद्ध धर्म के भिक्षु उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सीखा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर युद्ध विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति को अपना लिया और भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए उसने क्या किया? त्याग दिया। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अधिकरण होते हैं मतलब पार्ट्स। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र दोस्तों 12 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है। सिंधु घाटी की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है और ये कहाँ पर है? ये मोहरों में लिखी हुई है। मोहरें क्या थी ऐसी? मोहरों के लिए एक शब्द और आता है क्या? सील्स, है ना। इस तरह की सील्स है, इनके ऊपर चित्रात्मक लिपि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हालांकि क्या लिखा हुआ है इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का प्रमुख आहार था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ, है ना, इसके अलावा मक्का और कपास, इसके हमें खेती के बड़े प्रमाण मिले हैं। तो गेहूं इसका सही आंसर होगा। चावल के बारे में एक सामान्य भाषा है कि चावल के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, है ना। हमें जो नगर के अवशेष मिले हैं, नगर निर्माण की जो कला मिली है, वही हमारे लिए जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अदरवाइज आप देखो सिक्के मिले नहीं, है ना, वो जो लैंग्वेज मिली स्क्रिप्ट सील्स के ऊपर, उसको पढ़ा जा नहीं सका, कोई स्क्रिप्ट मिली नहीं, कोई किताब मिली नहीं, कोई ताम्रपत्र मिला नहीं, तो शिलालेख कोई मिला नहीं। तो ऐसी स्थिति में पुरातत्व की जो खुदाई हुई है उसमें जो आभूषण, मिट्टी के बर्तन, शहर का नक्शा, ये सब जो चीजें मिली हैं, यही हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। निम्न में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल इसमें से गुजरात में था? देखिए, कौन सा स्थल गुजरात में था? लोथल। लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का, लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ये सभ्यता का क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। इवन 1000 ईसा पूर्व, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म भी हो चुकी थी, उसके बाद जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही बात है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही बात है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति, उपनिषदों में अश्वति नाम के राजा का उल्लेख है जो कि कैकई देश के राजा थे। कैकई देश वर्तमान में बिहार नेपाल का जो बॉर्डर है, पहले यहां कभी हुआ करता था। वैदिक नदी कुबा या काबुल का निवास जहां स्थान होना चाहिए। देखिए, कुबा नदी वर्तमान में क्या हो गया है, काबुल नाम की एक नदी भी है, ये सिंधु की सहायक नदी है। समझ रहे आप, काबुल शहर का भी नाम है, काबुल एक नदी का भी नाम है, काबुल सिंधु की सहायक नदी है, वहीं पर है ये। आग का आविष्कार कब हुआ था? देखिए, पाषाण काल में भी जो पूरा पाषाण काल है, सबसे पहले लगभग 70,000 साल पहले जो पाषाण काल शुरू हुआ, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने, अब मे भी एक्सीडेंटली खोज करी या उसने पत्थरों को वो
घसके लगाई, बट मनुष्य को आग के बारे में पता चल गया था। कृषि का आरंभ हुआ दोस्तों नवपाषाण काल में। लगभग 25,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना सीखा। खेती कैसे होती है, किस प्रकार से जंगल को साफ करके बीजों को रोप कर वो कृषि कर सकता है, मनुष्य ने सीखा था। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? देखिए, मनुष्य का जो प्रारंभिक चरण है, जब मनुष्य बिल्कुल कंदराओं में आदि मानव की तरह रहता था, जंगलों में विचरता था, उस काल को हमने क्या कहा है? पाषाण काल कहा है ना। मनुष्य ने पाषाण काल इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों से, चट्टानों से तो अपने हथियार बनाने शुरू किए, समझ रहे, या अपनी जरूरत की चीजें पत्थरों से बनानी शुरू की थी, इसलिए इसे क्या कहा गया है? पाषाण युग कहा गया है। तो दोस्तों, आज हमने प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 20 सवाल किए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होने का पूरा चांस रहता है, इस वजह से आपको इनकी तैयारी जरूर करना चाहिए। अगर आप इस टेस्ट को अभी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जरूर जाइए आप हमारे जीके इंडिका ऐप पर, वहां क्विज सेक्शन में जाकर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के भी जबरदस्त क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहां पर करंट अफेयर्स की भी पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। कल फिर से मिलूंगा 21वें टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।